What were the adverse effects of the decline of handicraft industry? The decline of handicraft industry adversely affected the Indian economy in two ways. Number one, high level of unemployment. काफी लोग उसमें एम्प्लॉयड थे. इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, तो मतलब काफी लोग उस चीज में एम्प्लॉयड होंगे. अब वो सेक्टर अगर बंद होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही होगी. द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल. The displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture. एग्रीकल्चर में ऑलरेडी इतने सारे लोग एम्प्लॉयड थे और इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज तो थी नहीं. अब लेकिन जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है करने के लिए, तो सबसे आसान ऑप्शन होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो हाई लेवल ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, high level of unemployment, the artisans shifted from manufacturing of handicrafts to the agricultural sector, which was already overcrowded. Import of finished goods. अब जब सामान यहाँ नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, आपको बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा. The Indian made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. It resulted in the new demand in Indian consumer market, which was not fulfilled through locally made goods. अब सोचो ना, आप किससे compete कर रहे हो? आप foreign made machine goods, मतलब foreign made and machine made goods से compete कर रहे हो. यहाँ तो सब handmade है, तो मुश्किल हो जाता है competition. मैं बार बार बोल रहा हूँ, costly और cheap किस context में use हो रहा है ना, वो ध्यान रखना. कोई चीज हैंडमेड है, कोई चीज मशीन मेड है, तो मशीन में बल्क प्रोडक्शन हो रही है, तो हैंडमेड कॉस्टलियर ही पड़ेगा ना. तो नहीं कंपीट कर पा रहे थे प्राइसेस में, और फिनिशिंग में भी कंपीट नहीं कर पा रहे थे. Rather, this demand was profitably met by increasing imports of manufactured goods from Britain. मतलब बाहर से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा था. Import of finished goods, because the Indian handicraft industry was not able to compete with the machine-made goods in the foreign countries. The demand was changing. Demand मतलब westernization जिसे कहते हैं, कि वहां से डिफरेंट टाइप के कपड़े, डिजाइन, चीजें आ रही हैं. वो कह रहे हैं या तो यहाँ बना के दे दो हमें, या हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे. तो वो नहीं कर पा रहे थे उसको compete. तो धीरे धीरे पूरे खत्म हो गया handicraft industry. Clear? Adverse effects of decline. Number 3, lack of capital goods industries. Capital goods, एक होते हैं रॉ मटेरियल, एक होते हैं कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स होते हैं गुड्स विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, हेवी मशीन्स. कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती है जो कैपिटल गुड्स बनाए. मशीन बनाओगे तो प्रोडक्ट्स बना पाओगे. आप बना रहे हो नट्स, बोल्ट्स, आप रॉ मटेरियल बना रहे हो, आप हेवी मशीन्स, कैपिटल गुड्स नहीं बना रहे. कार इज अ कैपिटल गुड, टायर इज अ रॉ मटेरियल. तो आप टायर तो बना रहे हो, कार्स नहीं बना रहे. समझ आ गया ना फर्क कैपिटल गुड और रॉ मटेरियल में? आप एयर कंडीशनर नहीं बना रहे, आप उसका कॉइल बना रहे हो. तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. Capital good industry refer to those industries which can produce machine tools, which are in turn used for producing articles for current consumption. Manufacturing नहीं हो रही थी large scale पे. During the British rule, there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. Capital goods industry होंगी तो मशीन टूल्स बनेंगे जो फर्दर इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करेंगे. कह रहे हैं यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ना के बराबर थी. तो कैपिटल गुड्स के लिए फिर हम किस पे डिपेंडेंट हो गए? ब्रिटिशर्स पे. British rulers did not pay any attention for their promotion, as they always wanted Indians to be dependent on Britain. वो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री सेटअप हो. They wanted
Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. So lack of capital good industries. Low contribution to the GDP. किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का. अब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपके पूरे नेशन की इनकम. लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. एक होता है कि इनकम जो जनरेट हुई है नेशन की, प्राइमरी सेक्टर से कितनी हुई, सेकेंडरी सेक्टर से कितनी हुई, टर्शरी सेक्टर से कितनी हुई. इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी की तो बिल्कुल ही जीरो, मतलब ना के बराबर. इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बहुत लो थी. मेजोरिटी जो थी वो एग्रीकल्चर की थी, वो भी वो इतनी ग्रेट नहीं थी, बट मेजोरिटी उसी की थी. The growth rate of new industrial sector and its contribution to GDP or gross value added remained very small. Limited role of public sector. Public sector is the government. Public sector is the government. एक होता है private sector, एक होता है public sector. Public sector अगर ना पढ़ा हो और बिल्कुल ही नॉलेज ना हो तो लोगों को लगता है कि पब्लिक. नो, पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. Sector which is controlled by the government, which is operating for welfare of the people. Private sector is private entrepreneurs, capitalist economy where people are operating for profit motives. So lack of a limited role of public sector during the British rule. Government कोई business नहीं कर रही थी अपने कंट्रोल में, इन द सेंस कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी. The limited area of operation of the public sector was also a significant reason for drawback of the industrial sector. Why? कभी कभी इंडस्ट्रियल, कभी कभी क्या मतलब, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. अभी भी मतलब अगर बात करेंगे कि आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो करोड़, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़, कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लगते हैं. अब हर इंडिविजुअल के पास इतने पैसे नहीं होते, तो फिर गवर्नमेंट आती है उस सेक्टर में, गवर्नमेंट वो चीज सेटअप करती है. बट अगर पब्लिक सेक्टर नहीं कर रहा तो मतलब वो चीज होगी ही नहीं. तो लैक ऑफ और लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर रहे थे और लोगों के पास इतना पैसा था नहीं. लोगों के पास इतना पैसा था नहीं कि वो अपनी इंडस्ट्रीज खुद सेटअप करे. तो क्या कोई इंडस्ट्री नहीं थी? कह रहे नहीं, टाटा तो था, बहुत कम थे बट कुछ थे. The public sector remained confined. The public sector was operating, but it remained confined only to railways, power generation, communication, ports, and some other departmental undertakings, जो वो भी अपने बेनिफिट के लिए ही कर रहे थे, इंडिया की ग्रोथ के लिए नहीं. Finally, it can be concluded that India remained backward in the industrial sector during the British rule. तो क्या कोई इंडस्ट्री नहीं थी? कह रहे नहीं, कुछ तो थी. ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ऑल्दो वेरी इनसिग्निफिकेंट, बट प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट. पब्लिक सेक्टर तो कुछ कर नहीं रहा था प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्होंने चीजें करी, रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, आगे जाके डिटेल में आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर. प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा था इंडस्ट्रीज में, जो भी कर रहा था बहुत ही कम कर रहा था, बट जो भी कर रहा था प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा था. Modern industry started to come up during the second half of 19th century. Second half of 19th century, 1850 onwards. The industries established in this period were mainly confined to cotton textile and jute mills, and their progress remained very low. Cotton textile mills were mainly dominated by Indians and were located in western parts of the country, namely Maharashtra and Gujarat. The jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. Very, very important. The major breakthrough was setting up of TISCO, Tata Iron and Steel Company, in the year 1907 in Jamshedpur, Bihar. This was the major breakthrough. Otherwise, कौन सी industry? Question आ सकता है. Which industries were being controlled by the private sector during the British rule? तो cotton, cotton textile, jute mills. ठीक है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, याद होने चाहिए क्योंकि बहुत लिमिटेड है ना, तो याद होने चाहिए. इसको कब सेटअप हुई थी? 1907. कहाँ पे? जमशेदपुर. A few other industries were there in the fields of sugar, cement, paper, etc. also came up after the Second World War.
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।